तो सेथ रॉलिन्स का लेटेस्ट में पॉडकास्ट हुआ था और उसमें बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें उन्होंने बताई और रिवील की है और बहुत ही बढ़िया था पॉडकास्ट। मैंने पूरा 1 घंटे का पूरा सुना और उन्होंने यहाँ पर रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स, सीएम पंक और बहुत सारी पर्सनल लाइफ के बारे में चीज़ें बताई जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिलाएंगी। तो मैं इस पूरे पॉडकास्ट को मैं आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर करके बताऊंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मैं हूँ एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो यहाँ पर सेथ रॉलिन्स आते हैं पॉडकास्ट में और उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और उनमें से बहुत सारी मेन चीज़ों के बारे में हम आज कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहले तो उनसे पूछा जाता है कि उनको क्या पता था सीएम पंक आने वाले सर्वाइवर सीरीज 2023 के अंदर जब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ सेथ रॉलिन्स सीधा सीधा बताते हैं मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर सीएम पंक आएगा और यहाँ पर मेरे को भी बिल्कुल भी भनक सी भी नहीं लगी कि यहाँ सीएम पंक अपना रिटर्न करेगा। वो बोलते हैं मेरे को इस बात का बुरा लगा कि यहाँ रैंडी ऑर्टन है, उनका रिटर्न हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी था। फिर उसके बाद उनका जो मैच था वो भी बढ़िया था, उसके बारे में कोई भी बात नहीं किया जब वॉर गेम खत्म हुआ, बस सीएम पंक की बात हुई। और फिर वो भी बोलते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीएम पंक आएगा कभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिन्स से और भी सारी बातें पूछी जाती है कि कैसे सीएम पंक के बारे में, कि सीएम पंक को वो हमेशा टेक्स्ट करते थे पहले जब वो चले गए थे कंपनी से, पर उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। वो चाहते कि सीएम पंक वापस से आए कंपनी के अंदर, वो आया नहीं। पर फिर उसने बहुत सारी बुरी चीज़ें भी की डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ, वो भी बहुत बकवास चीज़ की उसने। और फिर उसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिन्स ये भी बात बताते हैं कि कैसे जो सीएम पंक और सेथ रॉलिन्स बहुत ही बढ़िया दोस्त हुआ थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे, पर जो चीज़ें सीएम पंक ने की है वो बिल्कुल भी बकवास कर दी थी उनके दोनों के रिलेशन के बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि जो लेटेस्ट उनका प्रोमो हुआ था जो बहुत ही बढ़िया बताया जा रहा है, उसमें यहाँ पर सेथ रॉलिन्स ने क्या सोच के गए थे। तो यहाँ बताया सेथ रॉलिन्स ने कि जितनी भी बातें मैं इतने सालों से उसके मुंह पे कहना चाहता था वो सारी चीज़ें बोल दी, क्योंकि जो सीएम पंक को बहुत टाइम बाद वो मिले थे और मौका मिला था उनको ये सारी बातें बोलने का। तो यहाँ पर सारी चीज़ें उन्होंने सेथ रॉलिन्स अपने जो दिल की भड़ास से वो निकाल दी। और यहाँ पर हम इस प्रोमो में भी देख सकते थे कि जो वो प्रोमो हुआ था वहाँ पर सेथ रॉलिन्स ही जीतते हुए दिखाई दे रहे थे और वही अपर हैंड ले रखे थे उस पूरे प्रोमो के अंदर। फिर उसके बाद सेथ रॉलिन्स से और भी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि कैसे सीएम पंक ने बहुत बार उनको घोस्ट किया। मतलब यहाँ पर सेथ रॉलिन्स चाहते थे और वो इंस्पिरेशन मानते थे सीएम पंक को, पर यहाँ सीएम पंक ने बहुत सारी बुरी चीज़ें की उनके मतलब कंपनी के साथ। और फिर वो जो छोड़ के भाग गया था वो तो पूरा एस्टैब्लिश हो गया था इस कंपनी के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, पर हम लोग नहीं हुए थे और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। और AEW जैसी कोई दूसरी कंपनी भी नहीं थी कि हम जहाँ पे जाके वहाँ पर अपना नाम बना सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से हटके। तो एक ही ऑप्शन था, तो हमें वहीं रहना पड़ा और हमने पूरे 10 साल ग्राइंड किया। फिर उनसे ये भी पूछा जाता है तो ऑफिशियली प्लान क्या था रेसलमेनिया 40 का, तो वो बताते सीएम पंक रंबल जीतता और वो मेरे को फेस करता, तो यही सारी चीज़ें ऑफिशियल थी। और फिर उससे ये भी पूछा जाता है शील्ड के बारे में कि शील्ड का किसका आइडिया था। तो यहाँ पर सीएम पंक का ही आइडिया था शील्ड का। सेथ रॉलिन्स ये बताते हैं कि कैसे यहाँ पर डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिन्स को सीएम पंक पसंद करते थे, तो वो उनको लेके आने वाले थे। और रोमन रेंस की जगह कोई क्रिस हीरो नाम के जो रेसलर थे पहले NXT में हुआ करते थे वो आने वाले थे। पर यहाँ अपर हैंड मतलब विंस मैकमैन जैसे लोगों ने यहाँ सोचा कि रोमन रेंस को लाना सही है, तो यहाँ शील्ड के तौर पर इन सबको ले आए। और बाकी ये तो एज बॉडीगार्ड आए थे सीएम पंक के और यही प्लान थे। पर फर्स्ट नाइट जब वो आए और तबाही मचाई, तो ये देख के जो लोगों का अट्रैक्शन उन्होंने गेन किया बहुत ही जल्दी और जब बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गई उसी टाइम। तो यहाँ पर जो सेथ रॉलिन्स के और शील्ड के जो प्लान्स थे कि वो सीएम पंक के बॉडीगार्ड रहेंगे, तो वो नहीं रहे। अब वो अलग से उनका जो फैक्शन है वो बना दिया गया और जो सीएम पंक है वो अलग हो गए। फिर सेथ रॉलिन्स यहाँ पर सीएम पंक के बारे में एक आखिरी बात ये भी बोलते हैं कि वो अभी आए वो अब सेल्फिश नहीं है, पहले था वो सेल्फिश था। अब वो जो बंदा वो हेल्प करने के लिए इधर आए, जो कि बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दिया, पर अभी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताते हैं सेथ रॉलिन्स की सीएम पंक और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर उनसे ये पूछा जाता है कि जो उन्होंने यहाँ पर हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी मतलब की थी, वहाँ पर उनका क्या था, मतलब रिएक्शन क्या था, तो क्या कैसे ये चीज़ प्रोसीड हुई थी आगे और क्या हुआ था इस चीज़ के अंदर। तो यहाँ सेथ रॉलिन्स बताते हैं ये मेरा ही प्लान था कि यहाँ पर मैं कैश इन करूँगा, पर ये प्लान नहीं था कि यहाँ मैच के बीच में करके ट्रिपल थ्रेट मैच बना दूंगा। ये प्लान था कि मैच की एंडिंग में आऊँगा और तब कैश इन करूँगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि उनका प्लान्स चेंज कर दिए गए और उनको भेजा गया और फिर उन्होंने यहाँ पर कैश इन किया और वो बहुत ही ज़्यादा अलग फील कर रहे थे क्योंकि उस टाइम पे वो यंगर थे। और कैसे उन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मूवमेंट बनाया हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी करके और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। और यहाँ पर जो बोलते हैं सेथ रॉलिन्स की यहाँ पर एक और चीज़ बताई कि ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के बीच में जब यहाँ पर जो उनकी फ्यूड चल रही थी तो यहाँ बोरिंग होने लगी थी, तो मेरे को इंक्लूड किया गया था ताकि वो जो थोड़ा सा बोरिंगनेस है वो हटाई जाए। और यहाँ सेथ रॉलिन्स, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना हमें आपस में फ्यूड करते हुए दिखे, जो कि हमें रॉयल रंबल के आसपास देखने मिली थी। फिर वो उनसे एक और चीज़ पूछी जाती है, जो रेसलमेनिया 31 में उन्होंने दो बड़े मूवमेंट क्रिएट किए थे। पहला तो हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी और दूसरा वो RKO जो यहाँ पर स्टॉर्म देने जा रहे होते हैं सेथ रॉलिन्स रैंडी ऑर्टन को, पर यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया RKO लगाते हैं जो कि सभी को पता है। मैंने कम से कम 100-200 बार तो ये देखा ही होगा और उससे भी ज़्यादा ही देखा होगा, पर ये बहुत ही बढ़िया RKO था। फिर उसके बारे में बताते हैं कि हम दोनों बिल्कुल भी रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए और हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करके गए थे। यहाँ पर रैंडी ऑर्टन है वो प्रैक्टिस करना कम पसंद करता था, पर मैं हमेशा प्रैक्टिस करता था। जो उनके कुछ रहते होंगे मैनेजर टाइप, उनके साथ वो हमेशा प्रैक्टिस करते थे इस चीज़ की। और जो रैंडी ऑर्टन है वो बोलते थे ये चलो ये होगा या नहीं होगा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। पर उसके बाद रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन ने कहा हम ये करेंगे
करेंगे। और सेथ रॉलिंस ये चीज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, शॉक भी हो गए, मतलब इस बंदे ने प्रैक्टिस नहीं की है। पर उसके बाद जब इन्होंने ये एग्जीक्यूट किया, ये और भी ज़्यादा बढ़िया लगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पहले जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे दोनों के दोनों, उसमें नहीं लग रहा था, पर इसमें ये बहुत ही बढ़िया परफेक्शन के साथ इनका जो आर्क है वो हिट होता है। और जो रैंडी ऑर्टन है वो 2-3 गालियाँ जो देते हैं वो दे रहे थे, और वो बोलते हैं कि कैसे रैंडी ऑर्टन कवर करना भी भूल गए थे उस टाइम पे। फिर उनसे ये पूछा जाता है कि कोडी रोड्स के बारे में आप क्या सोचना है जब वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने। तो यहाँ सेथ रॉलिंस का ये कहना था कि मैं बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था और जॉय भी फील कर रहा था, मतलब थोड़ा सा जेलस और जॉय ज़्यादा फील कर रहा था। और रोमन रेंग्स को डीथ्रोन करने की बात आई तो वो मेरे को ही करना चाहिए था, क्योंकि हम दोनों ने, मैंने और रोमन रेंग्स से 10 साल से यहाँ पर पूरा ग्राइंड किया है, और यहाँ पर कोडी रोड्स आता है और जल्दी से यहाँ पर आके टाइटल ले जाता है। ये थोड़ा अजीब सा लगा, और जो उनकी 10 साल की मेहनत थी ये बिल्कुल ही ख़राब कर दी। और उसके बाद यहाँ पर ये भी बताते हैं, मतलब ये कहना था उनका कि जो हमारी मेहनत थी सेथ रॉलिंस और रोमन रेंग्स ने की थी, हम दोनों डिजर्व करते तो ज़्यादा मैं डिजर्व करता था, मैंने जो 10 साल से ग्राइंड किया जब कोडी कंपनी में नहीं था। तो इसके बारे में बताते हैं कि कैसा वो फील करते हैं कि कोडी रोड्स, और ये पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं सेथ रॉलिंस, और रोमन रेंग्स खुद ने भी बोला कि कोडी रोड्स सही बंदा नहीं था डीथ्रोन करने के लिए, पर अब वो जो ऊपर से आता है डिसीजन वही मानना पड़ता है। पर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंग्स दोनों को ही मतलब ये दिक्कत है कि मतलब कोई बंदा आता है अचानक से कंपनी के अंदर, वो डीथ्रोन कर देता है। असली में वो करना चाहिए जो कंपनी के साथ बहुत सालों से है और उन्होंने पूरा वर्क किया कंपनी के लिए। मतलब सेथ रॉलिंस यहाँ पर सीधा सीधा नहीं कहते हैं, पर हाँ कहते हैं ये चीज़ इनडायरेक्ट वे में ही, और ये बात सही भी है एक तरीके से कहा जाए तो। फिर उसके बाद हम अगली बात करें तो उनसे पूछा जाता है ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो वो बोलते हैं कि जो रेसलमैनिया 40 में यहाँ पर हराया ड्रू मैकिंटायर ने, बहुत ही ज़्यादा डिजर्व करता था, क्योंकि वो बंदे ने ग्राइंड किया जब यहाँ पर नीड थी। यहाँ कोविड एरा के भी बताते हैं कि कैसे वो यहाँ पर बंदे ने कंपनी संभाली अपने दम पे, वो निकला आया और बहुत सालों तक ग्राइंड किया, तो और वो बहुत ज़्यादा डिजर्व करता था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और यहाँ पर अब देखिए तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को बोल रहे हैं बहुत सालों से था और ग्राइंड किया, और ऊपर से वहाँ कोडी रोड्स को बोल रहे हैं यहाँ पर था नहीं और यहाँ पर मिल गई उसको अपॉर्चुनिटी और जीत गया। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे होते हैं कि क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद उन्होंने रोमन रेंग्स की भी तारीफ की कि कैसे रोमन रेंग्स ने ये कंपनी संभाली है। हमें तो पता ही है कोविड से लेके अभी तक जितना भी ये कंपनी बिल्ड हुई है आगे, मतलब कोविड एरा से लेकर नेटफ्लिक्स एरा तक, यहाँ पूरा रोमन रेंग्स ने यहाँ पर कंपनी को संभाला है अपने कंधों पर। और ये यहाँ पर बहुत सारी तारीफ कर देते हैं रोमन रेंग्स की कि कैसे वो बहुत ही बढ़िया ड्रॉ है और बहुत ही बड़ी चीज़ है, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बताते हैं रोमन रेंग्स को। और जो कि तारीफ करनी बनती भी है, हमें भी पता उन्होंने कितना ग्रेट वर्क किया है पैंडेमिक एरा से या नेटफ्लिक्स एरा तक पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई को शिफ्ट करने में। और ये बहुत ही बढ़िया बात है कि यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने आउट ऑफ कैरेक्टर होकर यहाँ रोमन रेंग्स की जो ग्रेटनेस है उसको एक्नॉलेज किया, और वो सही बात भी है, करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो रोमन रेंग्स का वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने, और यहाँ पर अप्रिशिएट तो मिलना ही चाहिए। फिर यहाँ सेथ रॉलिंस से और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, पर वो जो वीडियो है वो मतलब वो जो पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करें। वो सारी चीज़ें आप जाके देखिएगा, ये पूरा पॉडकास्ट बहुत ही बढ़िया था। मेरे को पता भी नहीं चला 1 घंटा कब निकल गया, और मैंने सेथ रॉलिंस का पूरा पॉडकास्ट सुन लिया और बहुत ही बढ़िया लगा। यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर सारी बातें की, और यहाँ करेक्टर से बाहर रहकर उन्होंने सारी अंदर की बातें बताई। और बाकी जो बात की जाए तो उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पर कोडी रोड्स के बारे में, यहाँ विंस मैकमैन के बारे में बताते हैं कि कैसे यहाँ पर उन्होंने आइडिया ढूंढा था उनका फ्रिकिन वर्ड का, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वाला, और जो उनका अटायर है वो हमेशा अलग अलग कपड़े पहन के आते हैं उसके बारे में बताइए। तो ये थोड़ी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, आप एक बार पॉडकास्ट जाके जरूर देखिएगा। और आखिरी मेन चीज़ की बात करें तो वो अपने फ्रेंड को बताते हैं कि कौन कौन उनके रेसलिंग करियर के दौरान यहाँ पर फ्रेंड बने। तो यार लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस, डीन एम्ब्रोस, और उसके बाद सिजारो, रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स। तो ये सारे अपने फ्रेंड्स बताते हैं सेथ रॉलिंस। और वैसे ये सारी चीज़ें ये तो मतलब अलग बात है, यहाँ पर और भी होंगे पर यहाँ पर बताया नहीं अच्छे से, क्योंकि जितने मतलब रेसलिंग करियर के दौरान बात की और भी सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी फ्रेंड होते हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ पर आप ये लिस्ट देख सकते हैं। और यही था जो मेन चीज़ें थी, मैंने पूरी कवर कर दी कि उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। और बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट था, यहाँ पर आप ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग लगती है जब यहाँ सेथ रॉलिंस या फिर कोई भी सुपरस्टार अपनी चीज़ें बताता है अंदर की। और जो इसकी सीरीज़ है मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, जो भी बढ़िया पॉडकास्ट मेरे को देखने मिलेगा और यहाँ पर कुछ बढ़िया बातें बताएंगे तो मैं उससे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और यही होने वाला है अब से। और कोई भी बढ़िया पॉडकास्ट आता है मैं उसको अच्छे से डिटेल में कवर करूँगा, उसमें मेन चीज़ें क्या बताई हैं सुपरस्टार ने। बाकी आप बताएं आप क्या सोचते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है यहाँ पर अभी शायद रॉयल रंबल जीत सकते हैं सेथ रॉलिंस, जॉन सीना के आसपास उनका जो नाम है वो आ चुका है। और उसके बारे में मैं वीडियो में बात करूंगा, अगली जो अपडेट्स की वीडियो आएगी आप उसको जरूर देखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे को ऐसा लग रहा है 100% यहाँ पर सेथ रॉलिंस जीत सकते हैं रॉयल रंबल, तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा अपडेट्स वाली। बाकी यही था, आप बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़, रूमर्स, अपडेट्स और सारे शो की हाइलाइट्स है वो आपको यहाँ इस चैनल पे देखने मिलेगी। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो 2025 ईयर है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का जाने वाला है। और वैसे भी नेटफ्लिक्स में तो और भी ज़्यादा बड़ा धमाका करेंगे, और रेसलमेनिया 41 और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और इससे न्यूज़ अपडेट तो आती रहती है हर टाइम, और जो शोज़ में होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस बात का ध्यान रखेगा, और आपको अमेजिंग कॉन्टेंट ऐसे ही मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए रेसलिंग फैंस, ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी मिलता रहूँगा, और तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।